आज हम एक टॉपिक करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप ठीक से समझ लेते हैं तो आपको रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा रे ऑप्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। सोचते कि वेव ऑप्टिक्स में भी इस कॉन्सेप्ट का पूरा यूज होता है। तो पहले हम टॉपिक देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक कहता है डेविएशन पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट अपना पाथ से डेविएट कर जाएगा अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? सपोज एक ही मीडियम है, आइसोट्रोपिक मीडियम है, लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन इन आइसोट्रोपिक मीडियम, देयर इज रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन आइसोट्रोपिक मीडियम। एक मीडियम में अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो लाइट सीधे चली जाएगी, लेकिन जैसे ही हम मीडियम चेंज करते हैं देयर विल बी डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। लाइट अपना पाथ से डेविएट हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी के बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेविएशन पाथ ऑफ लाइट टू वेरिएशन ऑफ द मीडियम। मीडियम चेंज करेंगे। सपोज दिस इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। दो मीडियम का बाउंड्री है, ए है मीडियम 1, ए है मीडियम 2। यहां से हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं। सपोज दिस इज इंसिडेंट लाइट। तो लाइट का मतलब क्या है? इंसिडेंट लाइट को हम इस तरह से क्यों खींचते हैं? सच कि बेसिक याद रखिएगा, बेसिक ही काम आता है। तो छोटी छोटी चीज को गौर से समझने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। सपोज ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो लाइट इज प्रोपेगेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। लाइट ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, हर डायरेक्शन, राइट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में हम एरो डालेंगे। दिस एरो इज कॉल्ड रे। रे इज बेसिकली नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। रे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट, लाइट प्रोपेगेट कर रही है तो उस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने का तरीका मात्र है। तो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहां से लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा। इसी को हम इस तरह से देखते हैं। अब सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जैसे कोई भी चीज को हम क्यों देखते हैं, एक क्वेश्चन होता है। कोई भी चीज को हम क्यों देखते हैं? जैसे हम सन को भी देखते हैं, हम मून को भी देखते हैं, हम बल्ब को भी देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं। तो किसी चीज को क्यों देखते हैं? सच तो है कि कोई भी चीज को देखने के लिए जरूरी है कि उससे लाइट निकलना चाहिए। जैसे हम सन को देखते हैं, सन से लाइट निकलता है बाय एमिशन। हम मून को देखते हैं, मून से लाइट निकलता है बाय रिफ्लेक्शन। सन का लाइट मून पे पड़ा, मून से रिफ्लेक्ट होकर आया। हम बल्ब को देख रहे हैं, बल्ब से लाइट निकलता है बाय एमिशन। कोई ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो बल्ब से लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है, मींस ऑब्जेक्ट से भी लाइट निकल रहा है, आपका रिफ्लेक्शन। तो सबसे बड़ी चीज, कोई चीज को देख रहे हैं उससे लाइट निकल रहा है, either by emission or by reflection। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं, बिल्कुल डार्क है, तो कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो देखने के लिए जरूरी है an object becomes visible, this means light is coming from the object either by emission or by reflection। तो सपोज इस सोर्स ऑफ लाइट क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, जिससे से लाइट निकल रहा है। लाइट हर डायरेक्शन में निकल रहा, एक डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में हम एरो डालेंगे। दिस एरो इज कॉल्ड रे। रे कुछ नहीं है, रे लाइट के प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में देखें, इधर देखना चाहते हैं तो इधर रे निकालेंगे, इधर देखना चाहते हैं तो इधर रे निकालेंगे। तो कोई रे आ रहा है, दिस मींस यहां पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज सपोज पी। क्लियर? अगर मीडियम एक ही होता, सपोज ये मीडियम आपका ए है, सपोज दिस इज योर वाटर। अगर मीडियम ए भी एयर होता तो लाइट सीधे चली गई होती, लेकिन मीडियम चेंज करने से लाइट अपना पाथ से डेविएट हो जाएगी। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक मीडियम में सीधे चली जाती है, अगर मीडियम चेंज करें तो लाइट अपना पाथ से डेविएट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। डेविएट क्यों होती है ये बात में देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि डेविएशन इधर भी हो सकता है, डेविएशन इधर भी हो सकता है, क्यों होगा हम बात करेंगे।
तो साइंस में किसी भी चीज के दो डेफिनेशंस होते हैं, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन होता है और एक न्यूमेरिकल डेफिनेशन होता है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन से हम उस चीज को फील करते हैं वो चीज है क्या, न्यूमेरिकल डेफिनेशन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं जिसे हम फार्मूला जनरली बोलते हैं, और न्यूमेरिकल डेटा जो है वो साइंटिस्ट बताता है कि कैसे आप चीज को न्यूमेरिकल डेटा लाएं। तो रे ऑप्टिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है, मोस्ट ऑफ द डेटा कम फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, राइट। तो उसने कहा कि कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और वहां से एंगल के टर्म में आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, और परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल इंसिडेंट, जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो डिवेट हुआ नॉर्मल के साथ इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड है, दिस बीइंग योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे और डिवेटेड रे, राइट। तो मीडियम चेंज करने के बाद लाइट अपना पाथ से डिवेट हो जाए, इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है, हम उस चीज को देखेंगे आगे, राइट। सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ अगर मीडियम सेम रहता, एयर है ए भी एयर होता, लाइट सीधे चली गई होती। मीडियम चेंज करने से सपोज इसमें डेविएशन आया डेल का, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस एंगल जो बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया है, दिस बाउंड्री के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनाता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लास, एंगल ऑफ ग्लास। ये बेसिक है कि लाइट को इंसिडेंट करा है और लाइट आ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अंडरस्टूड है वो। तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे डिवेट हुआ, दीस आर द फंक्शंस, राइट। अब इसमें दो केसेस हैं, लाइट इधर भी जा सकती है, लाइट इधर भी जा सकती है। उसके लिए अगर देखें तो ये कहता है इफ लाइट इज मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, एंड सेकंड कंडीशन हो सकता है डेंसर टू रेयर मीडियम, दोनों कंडीशंस हो सकते हैं। डेंसर मींस ऑप्टिकली डेंसर, रेयर मींस ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली रेयर डेंसर मींस जिस मीडियम के थ्रू लाइट पास कर सके। सपोज वुड के थ्रू लाइट पास नहीं करेगा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। कोई आयरन शीट है, उसके थ्रू लाइट पास नहीं करेगा, उसे कंसीडर नहीं करेंगे। वॉल के साथ लाइट पास नहीं करेगा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जिस मीडियम के साथ लाइट का इंटरेक्शन हो, जैसे एयर, ग्लास, वाटर, ऑयल एटसेट्रा, तो डेंसर मींस मोर डेंसर, more density, right? Optically more density, optically less density, that will become rare. जैसे water is denser than air, glass is denser than water, and so on. तो suppose rare to denser जाती है light. Suppose this is your water और air मान सकते हैं. Suppose this is your glass. तो rare to denser light ऐसे नहीं जाकर, सीधा नहीं जाकर towards the normal, इधर bend करती है. क्यों bend करेगी मैं आगे बताऊंगा। Here this is your angle of incidence, this is your angle of refraction. अगर यही कंडीशन हम डेंसर टू रेयर माने, सपोज इसको जस्ट हम उल्टा कर देते हैं, दिस मीडियम बिकम्स ग्लास एंड दिस इज योर वाटर, तो मीडियम हो जाएगा डेंसर टू रेयर, और लाइट ऐसे नहीं जाकर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो भी एंगल ड्रॉ करेंगे नॉर्मल से, दिस इज योर आई एंड दिस बिकम्स आर, राइट। अब यहां अगर आपने देखा तो क्या था, आई जो था वो बराबर था r प्लस डेल का। देखिए दिस एंगल ये एंगल के बराबर होगा, तो डेविएशन इज इक्वल टू i माइनस r। अब एक कंडीशन दोनों जगह होगा, रेयर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयर हो। जैसे यहां आपने देखा, यहां डेल इज इक्वल टू i माइनस r जिस पिक्चर में था। अगर यहां कंसीडर करें हम, तो इस केस में देखिए a i है, तो ये एंगल आपका i होगा, राइट। और ये एंगल किसके बराबर है, यहां डेविएशन इतना एंगल से इधर गया, तो इस एंगल को लिख सकते हैं r माइनस डेल। तो यहां भी लिख सकते हैं i इज इक्वल टू r माइनस डेल, सो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r माइनस i। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले तो दिस बिकम्स i माइनस r। ये माइनस इंडिकेट्स अपोजिट सेंस। सपोज इधर आना पॉजिटिव है, इधर आना नेगेटिव होगा, दैट्स ऑल। लेकिन होगा वही, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, मॉड देखें, तो डेल इज इक्वल टू i माइनस r। तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक क्यों होगा हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज करने से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जो करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा आज के ही लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे। रेयर टू डेंसर y टुवर्ड्स, डेंसर टू रेयर y अवे।
अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका ऐसा है, दिस इज आई। चलो एक फ्रेश फिगर बनाते हैं। सपोज दिस योर नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्शन फेनोमेनन नहीं होता तो लाइट सीधे चली गई होती, लाइट ऐसे नहीं जाकर इधर डिलीट। दिस योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड है, लाइट आ रहा है, किसी इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आई और आर की ही बात यहां ज्यादा होगी, राइट। तो इसके लिए एक लॉ है, लॉ दिया स्नेल ने। स्नेल ने कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, जहां म्यू को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रेडियम, refracted ray with respect to incident ray medium, incident ray medium A है। तो अब इसमें हमें जानना है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ये तो नकली बोल दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे medium। और रे ऑप्टिक्स में इसी को समझना है म्यू। अगर म्यू समझ लेते हैं बढ़िया से तो आपका पूरा रे ऑप्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे मीडियम। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज म्यू। तो म्यू क्या है इसके बारे में देखें। बेसिकली दिस इज नॉट अ रैंडम रिलेशन, कोई रैंडम रिलेशन नहीं है। स्नेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। आज भी है, आज भी करेक्ट है वो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं होता। उसने कहा I प्रोपोर्शनल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल फर्दर इंक्रीज। इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज R। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। याद रखिएगा इस केस को हम बोलते हैं टेंजेंशियल इंसिडेंस, टेंजेंशियल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, एंड मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। अब ऐसे लिखे इसका मतलब है कि लाइट ऐसे चली जाएगी, इसका मतलब थोड़ा सा स्मॉल एंगल लेकर करते हैं और इसको 90 मानते हैं। इस दूसरा मीडियम में लाइट एंटर करना चाहिए, ठीक है। तो लाइट अगर ऐसे स्ट्रेट करे तो ऐसे, एंड दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम हियर। दिस इज टेंजेंशियल। तो खैर वैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हम घटाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी घटेगा, I प्रोपोर्शनल टू R। एक्सपेरिमेंट करना है, अगर इसे sin से मल्टीप्लाई करते तो इट बिकम sin I प्रोपोर्शनल टू sin R। अब यहाँ क्वेश्चन आया sin से मल्टीप्लाई करके tan और cos से क्यों नहीं किए। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है न्यूमेरिकल डाटा के साथ लगभग मैच करना चाहिए। तो स्नेल ने sin से भी करके देखा, cos से भी करके देखा, tan से भी देखा, तो देखा कि वो सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है और sin से वेरीफाई हो जाता है, इसलिए एक करेक्ट इक्वेशन है। तो sin से मल्टीप्लाई करने के बाद sin I प्रोपोर्शनल टू sin R। प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो कोई कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट है आपका म्यू sin R, sin R, यही से sin R, sin I sin R इक्वल टू म्यू। तो म्यू क्या है, नाउ देयर इज क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद कोई कांस्टेंट क्यों लाते हैं, राइट। तो ऐसा है कि दुनिया में जितना भी कांस्टेंट हटाने के बाद कोई प्रॉपर्टी आता है, कोई कांस्टेंट आता है, वो किसी न किसी चीज का प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी का मतलब वो कुछ बताना चाह रहा है, राइट। जैसे कोई पार्टिकल रेस्ट में है, कोई पार्टिकल सपोज रेस्ट में है, यहाँ पे फोर्स लगा है तो पार्टिकल मोशन में होगा, तो कहेंगे फोर्स एक प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल को मोशन में लाता है, राइट। लेकिन उसी तरह का दुनिया में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के जब कोई कांस्टेंट लाते हैं वो किसी न किसी चीज का प्रॉपर्टी होता है। जैसे आप देख सकते हैं मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, 1 केजी पानी लिए तो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 10 केजी पानी लिए तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, क्लियर।
प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, दैट इज m इज इक्वल टू a आता है रो इनटू v। यहां से रो आपका आ जाता है m अपॉन v। तो डेंसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है। अगर हम मास को कांस्टेंट रख लेते हैं, राइट, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, राइट, डेंसिटी कम होगा। तो कहेंगे डेंसिटी एक प्रॉपर्टी जो बताता है कौन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। जैसे सपोज 1 केजी वाटर लिए तो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अगर 1 केजी मर्क्यूरी लिए तो वॉल्यूम, ये जो मर्क्यूरी है ये कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो कहेंगे मर्क्यूरी का डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है जो बताता है कौन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने देखा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर सॉलिड के लिए कंसीडर करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू n मॉडुलस इनटू स्ट्रेन आएगा। तो n मॉडुलस एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या बताता है? n मॉडुलस एक प्रॉपर्टी जो बताता है कौन कितना इलास्टिक है। रफली आप ऐसा समझ सकते हैं कि हार्ड, इसको हार्डनेस के टर्म में समझ सकते हैं, इलास्टिसिटी में फिर बाद में देखा जाएगा। तो n मॉडुलस एक प्रॉपर्टी है जो बताता है कौन कितना हार्ड है। जैसे आयरन है या स्टील है जो गोल्ड से ज्यादा हार्ड है, तो कहेंगे स्टील का n मॉडुलस ज्यादा होगा, गोल्ड का n मॉडुलस कम होगा। जो सॉफ्ट है उसका n मॉडुलस कम है, जो हार्ड है उसका n मॉडुलस ज्यादा है। और भी देख सकते हैं a प्रोपोर्शनल टू x, रेस्टोरिंग फोर्स में आपने देखा होगा प्रोपोर्शनलिटी हटा देता है माइनस kx, तो k इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे है। तो ये बताता है कि SHM कौन कर रहा है, कोई सिंपल पेंडुलम कर रहा है, स्प्रिंग पेंडुलम कर रहा है, कोई ऑर्डिनेंस कर रहा है। तो दुनिया में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी हटाने की जगह पे कोई कांस्टेंट लाते हैं, वो किसी न किसी चीज का प्रॉपर्टी होता है, राइट। तो जैसे n मॉडुलस एक प्रॉपर्टी जो बताता है कौन कितना हार्ड होगा, डेंसिटी एक प्रॉपर्टी जो बताएगा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, k एक प्रॉपर्टी फोर्स कांस्टेंट जो बताएगा कि SHM कौन कर रहा है, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो sin i इक्वल टू म्यू sin r, एक फ्रेश समीकरण बनाते हैं। आपने ही देखा लाइट ऐसे आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मीडियम चेंज नहीं करते तो सीधे चली गई होती, ऐसे हो गया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। सपोज दिस इज 1, दिस इज मीडियम 2, अंडरस्टूड, वेरिएशन ऑफ मीडियम इज मस्ट। सपोज दिस इज एयर, सपोज दिस इज वाटर या ग्लास वाटर, कुछ भी ले सकते हैं। तो म्यू एक प्रॉपर्टी है। अब म्यू कैसी प्रॉपर्टी है, म्यू क्या बताता है, कोई प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ बताता है, तो म्यू क्या बताता है, राइट। जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा सपोज वाटर का प्रॉपर्टी हो गया 5 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, राइट। तो एयर से जब लाइट वाटर में गई तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, घट गया। तो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है जो स्पीड ऑफ लाइट को घटाता है, राइट। जैसे कंसीडर कर सकते हैं, सपोज आप हैं यहां खड़े हैं, आपको कोई गुस्सा मारता है, यहां से गुस्सा मारता है तो आपको कुछ चोट लगेगा, इंपैक्ट ऑफ कोलिजन होगा। अगर आपके ऊपर कोई कुशन रख दे तो आपकी इंपैक्ट ऑफ कोलिजन कम होगा, एक और कुशन रख दे तो इंपैक्ट ऑफ कोलिजन और भी कम होगा। तो कहेंगे कुशन एक प्रॉपर्टी है जो इंपैक्ट ऑफ कोलिजन को घटाता है, मींस कुशन रखने से आपको कम चोट लगा। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, जैसे मीडियम होता, सपोज एयर होता, ये भी एयर होता, तो लाइट सीधे चली गई होती, राइट। लेकिन मीडियम चेंज करने से लाइट अपना पाथ से डिविएट हो गई, राइट। और दूसरा काम, मीडियम चेंज करने से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गया। तो क्या हुआ, मीडियम चेंज करने से हो रहा है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट को घटाया उसी को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बढ़ा भी सकता है, सपोज वाटर से एयर में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण स्पीड ऑफ लाइट घटता है, जैसे हम देखा ना, जिस प्रॉपर्टी के कारण आपको कम चोट लगा, कुशन लगाने से आपको कम चोट लगा, राइट। तो कुशन एक प्रॉपर्टी है जो आपको कम चोट, मोमेंटम का फीलिंग कम होने देता है। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है जो स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करता है। दूसरा क्या करता है, अगर मीडियम सेम रहता तो लाइट सीधे चली गई होती, ए भी एयर होता, ये भी होता, तो लाइट सीधे चली गई होती, सीधे नहीं जाकर अपना पाथ से डिविएट हो गई। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण डेविएट हुआ, मींस क्या कर रहा है, वाटर में डेविएशन हुआ, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण डेविएशन ऑफ लाइट हुआ उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मुंह एक प्रॉपर्टी से, हम बोलते नहीं है, खाना भी खाते, दोनों काम करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, राइट, जो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज करता है और डेविएट भी करता है। कितना ज्यादा डेविएशन होगा वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का क्या था, सपोज एयर है, ये वाटर में रिफ्रैक्शन हुआ,
मिस डेविएशन हुआ तो अंडरस्टूड है, सपोज ए डेविएशन डेल 1 हुआ। अगर एक ग्लास होता तो फर्दर डेविएशन बढ़ जाता, वो आगे प्रूफ करके दिखाएंगे इसको। गणित ना तो अंडरस्टूड है, डेविएशन बढ़ेगा मिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटेगा, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो काम करता है, एक काम करता है स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करता है, दूसरा क्या करता है डेविएट करे। कितना ज्यादा डेविएट करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, कितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा। चेंज का मतलब स्पीड ऑफ लाइट बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। एयर से वाटर में गया तो स्पीड ऑफ लाइट घट गया। अगर ये वाटर होता एयर होता तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ए होता, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ए होता, सो वाटर से एयर आने में क्या होता, यहां से यहां बढ़ गया होता। तो जो भी करता है, अगर रेयर टू डेंसर लाइट को मूव करवाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट को घटाता है, और डेंसर टू रेयर करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ाएगा। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं बेसिकली कि अगर कोई क्वेश्चन रेज करे कि लाइट मूव करे फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो वाई टुवर्ड्स, इफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर वाई अवे, तो लोग बोलते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। स्पीड ऑफ लाइट चेंज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं होता या डेविएशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सपोज आपका घर का लोकेशन हमें पता है और मोटर बाइक से हम गए तो आपके घर पहुंच जाएंगे, अगर कार से जाएंगे तो ऐसा थोड़े कि पड़ोसी के पास पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये अलग बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों काम करता है, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज करता है और डेविएशन भी प्रोड्यूस करता है। इसको हम बाद में क्लियर करेंगे कि y टुवर्ड्स रेयर टू डेंसर, y टुवर्ड्स डेंसर टू रेयर, y आगे। अब हम डिस्कस करते हैं स्नेल्स लॉ में। once again हम फिगर ड्रॉ करेंगे, फ्रेश फिगर। दिस इज I, लाइट ऐसे नहीं जाकर, लाइट ऐसे आएगी। सपोज दिस इज R, when this is medium 1, this is medium 2, suppose this is air, suppose this is your water, कोई भी दो मीडियम ले सकते हैं। आपके पास इक्वेशन है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू। म्यू करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे मीडियम with respect to incident ray medium, incident ray medium. So what does it mean exactly? देखिए डेविएशन तो इसमें हो रहा है, राइट? पाथ ऑफ लाइट इसमें चेंज कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है इस मीडियम की, रिफ्रैक्टेड रे मीडियम की प्रॉपर्टी है, राइट? और ये जो प्रॉपर्टी है डिपेंड करता है इंसिडेंट रे मीडियम पे। मींस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो रिलेटिव है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइसोलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। आइसोलेटेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे हम आदमी हैं तो दो हाथ होना प्रॉपर्टी है, आइसोलेटेड प्रॉपर्टी है। बिहारी हो या राजस्थानी हो या अमेरिकन हो, दो ही हाथ होंगे। लेकिन अमीर होना रिलेटिव प्रॉपर्टी है। किसके रिस्पेक्ट में? झुग्गी वाले के रिस्पेक्ट में या अंबानी के रिस्पेक्ट में? हैंडसम होना, ब्यूटीफुल होना रिलेटिव प्रॉपर्टी है। किसके रिस्पेक्ट में? पड़ोसी के रिस्पेक्ट में या फिल्म स्टार्स के रिस्पेक्ट में, सेलिब्रिटी के रिस्पेक्ट में। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइसोलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। Strictly, you remember it strictly, refractive index is the property of refracted ray medium या diffracted ray medium, लेकिन डिपेंड करता है इंसिडेंट रे मीडियम पे भी, ठीक है? अगर लाइट इंसिडेंट हुआ एयर में, रिफ्रैक्शन हो रहा है वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑफ सम वैल्यू। इफ लाइट इज इंसिडेंट इन ग्लास and refraction is still taking place in water, the refractiveness of water with respect to glass will be of different value. Means water का ही प्रॉपर्टी, वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर जाएगा अगर इंसिडेंट रे मीडियम हम चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो एक क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टेड रे मीडियम की, इस मीडियम की, राइट? जो डिपेंड करता है इंसिडेंट रे मीडियम पे भी। तो हम म्यू के बारे में ही डिस्कस करेंगे आगे। श्योर? So come for some facts about refractive index. Some facts about refractive index या कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका पहला प्रॉपर्टी कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम varies with wavelength and hence color of light according to relation
mu is equal to a plus b upon lambda square. अंडरस्टूड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव मीडियम। एक कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम वैरीज विद वेवलेंथ एंड हेंस कलर ऑफ लाइट एंड हेंस कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। फॉर द सेम टू मीडिया सपोज लाइट इज इंसिडेंट इन एयर एंड रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस इन वाटर। सपोज रेड लाइट पास करते हैं, इस कोई ऑब्जेक्ट है जो रेड लाइट एमिट कर रहा है, आइदर बाय एमिशन और बाय रिफ्लेक्शन अंडरस्टूड है। रेड लाइट पास कर रहे हैं तो वाटर का प्रॉपर्टी एयर के रिस्पेक्ट में कुछ होगा, अगर ग्रीन लाइट पास करेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है एयर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, वायलेट पास करेंगे तो डिफरेंट होगा, येलो पास करेंगे तो डिफरेंट होगा। फॉर द सेम टू मीडिया इफ कलर ऑफ लाइट इज चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विल चेंज। लाइक दिस यहां तो देख रहे हैं a एंड b आर ए कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स एंड लैम्डा यू नो दैट इज योर वेवलेंथ, राइट। कांस्टेंट है तो दुनिया में कोई भी कांस्टेंट एक ही प्रॉपर्टी होता है। तो देख रहे हैं लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप कह सकते हैं वेव्योर में यू नो वेवलेंथ इज मैक्सिमम फॉर रेड, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर वायलेट। मींस अगर इससे हम वायलेट लाइट पास करते हैं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए मैक्सिमम होगा, अगर हम रेड लाइट पास करेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, राइट। मिनिमम होगा मींस कम रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, राइट। स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज कर देगा उसके अकॉर्डिंग, वो आगे हम देखेंगे। क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई होगी कि फॉर द सेम टू मीडिया इफ कलर ऑफ लाइट इज चेंज्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ए और बी कांस्टेंट्स हैं, उसके डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई लीनियर चेंज होता है, अगर वायलेट के लिए a का वैल्यू 10 है तो b का वैल्यू 2 हो सकता है, इंडिगो के a का वैल्यू 6 है तो b का वैल्यू 1.5 हो सकता है, इसका 3 है तो 0.9 हो सकता है। किसी भी तरह से मींस a वैल्यू नेट हमारा वायलेट के लिए मैक्सिमम हो और रेड के लिए मिनिमम हो। a और b क्या होता है, कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट जैसे m मॉडुलस हम आयरन का सपोज जानते हैं, गोल्ड का जानते हैं, बहुत सारे मेटल्स है एलॉय है, सबका तो m मॉडुलस जानते नहीं, वैसे सबका a और b नहीं जान सकते। अगर कोई क्वेश्चंस में आता है तो a और b का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, राइट। स्ट्रिक्टली यही याद रखना है कि फॉर द सेम टू मीडिया, राइट, वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा और रेड लाइट के लिए सबसे कम होगा, और बाकी कलर के इसी के बीच में रहेगा। इसका अगर हम दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो दूसरा प्रॉपर्टी कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी था, सेकंड प्रॉपर्टी इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of refracted ray medium with respect to vacuum or air, means incident ray medium should be strictly vacuum or air, ठीक है। देन अंडरस्टूड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है और रिफ्रैक्टेड रे मीडियम की प्रॉपर्टी इस मीडियम, लेकिन डिपेंड करता है इंसिडेंट रे मीडियम पे भी, राइट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए केस है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, मींस इंसिडेंट रे मीडियम जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुआ दैट शुड बी स्ट्रिक्टली वैक्यूम और एयर, राइट। जैसे वाटर है इंसिडेंट हुआ तो रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए मीडियम सपोज ग्लास हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सो ऑन, कोई भी मीडियम। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइन, याद रखिएगा कि साइंस में कोई भी चीज को दो डेफिनेशंस होती है, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन होता है और एक न्यूमेरिकल डेफिनेशन होता है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन से उस चीज को हम फील कर सकते हैं और न्यूमेरिकल डेफिनेशन से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो ये होगा, न्यूमेरिकल डेफिनेशन ये कहता है इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium, velocity of light in medium, it is defined by the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium. Suppose a कोई medium है, suppose a medium है water, इंसिडेंट मीडियम शुड बी स्ट्रिक्टली आइदर एयर और वैक्यूम। तो कहता है इसको इस तरह से अगर देखें तो लिखेंगे इस तरह से, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा उससे नीचे
मीडियम, इंसिडेंट मीडियम को ऊपर, V स्टैंड्स फॉर वैक्यूम और एयर, दोनों को मान सकते हैं। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, यही आपका डेफिनेशन करता है, राइट। इसको इस तरह से लिखेंगे, मीडियम, एक मीडियम वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव मीडियम, लेकिन डिपेंड करता है इंसिडेंट मीडियम पे भी। अब यहां देखिए, अब इसको लिख सकते हैं आप म्यू एम को लिख सकते हैं कितना, v, या ऐसा कर म्यू एम वी, ये हो गया रिफ्रैक्टिव मीडियम की प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम cv अपॉन c, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका, एक कहता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। आपका थर्ड प्रॉपर्टी जो कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज refractive index of refracted remedium with respect to any medium other than vacuum or air, ठीक है। एक कहता है कोई भी मीडियम हो, इंसिडेंट मीडियम अगर स्ट्रिक्टली एयर और वैक्यूम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए मीडियम कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, दैट विल बी योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज एक कंसीडर करें हम कि सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज ग्लास एंड दिस इज वाटर। So refractive index of water with respect to glass will be your refractive index, your relative refractive index। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, म्यू रिफ्रैक्शन और 2 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, इंसिडेंट मीडियम इज 1। इसको 1 को इधर भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। ए था म्यू mv इक्वल टू cv अपॉन cm, यहां भी लिख सकते हैं म्यू 21 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर हम इसे वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो c1 अपॉन cv डिवाइडेड बाय c2 अपॉन cv, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज cv अपॉन cm, यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू cm अपॉन cv, ऐसा लिख सकते हैं। अगर उल्टा कर दें तो यहां से एक डेटा है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस। अगर मीडियम 1 के जगह m के जगह पर 1 डाल दें तो c1 अपॉन cv को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इस सेक्शन को 1 अपॉन 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर हम m के जगह पे 2 मान लें तो c2 अपॉन cv को क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, 1 अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्लियर। अब इसी को लिख सकते हैं mu2 अपॉन mu1। If medium is not mentioned, this means incident medium is strictly vacuum or air, right? अगर incident medium mention नहीं किया कोई क्वेश्चन में, इसका मतलब है incident medium vacuum और air है। यहाँ vacuum medium क्वेश्चन में कहता है refractive index of water is 4/3, this means refractive index of water with respect to vacuum is 4/3. Refractive index of glass is 1.5, this means refractive index of glass with respect to vacuum is 1.5. तो mu2 1 is equal to mu2 upon mu1। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, mu2 अपॉन mu1 जो है, mu2 अपॉन mu1 2 1 किसके बराबर है, c1 अपॉन c2 को, तो लिख सकते हैं c1 अपॉन c2 को। यहां से भी लिख सकते हैं c प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन mu, राइट। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और कम का मतलब क्या है वो आगे हम देखेंगे। क्लियर ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे रफली यहां पे देख लेते हैं हम, जैसे एयर से वाटर में गया तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होगा, आगे हम इस चीज को देखेंगे। ग्लास से वाटर में गया तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ग्लास से, ठीक है ना। वाटर से ग्लास में गया तो ग्लास का ज्यादा होगा। कोई भी कहीं से भी जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस ज्यादा हार्डर, मान लीजिए ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी इसका ज्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे उस चीज को लेकर, लेकिन अभी यहां देख ले
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये था आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, बेसिक फॉर्मूला तो आपका एक ही है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, दैट इज बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट ये कहता है according to this principle, according to this principle, path of light is reversible। यही नहीं, रिफ्लेक्शन में भी ऐसा होगा, हर जगह ऐसा होगा। सपोज ए मीडियम था आपका 1, ए मीडियम था 2, सपोज दिस बीइंग योर एयर, दिस इज योर वाटर, तो रियल टू डेंसर मान लीजिए, लाइट ऐसे नहीं जाकर टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे, तो टॉर्च ऐसे जलाएंगे तो लाइट ऐसे जाएगी, अगर टॉर्च हम ऐसे जलाएंगे तो लाइट इसी पाथ पे चली जाएगी। यही कहता है, राइट। लाइट का पाथ हमेशा रिवर्सिबल होता है, या आगे हम रिफ्लेक्शन में भी ऐसा देखेंगे, सेम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहीं भी हो, लाइट का पाथ हमेशा रिवर्सिबल होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वाटर टू एयर, डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हो जाता है। तो यहां से अगर करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सपोज इसको एयर टू वाटर नहीं मानकर हम ऐसा मान लें, सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, तो लाइट इज मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। इस केस में कितना हो जाएगा, ए आई है आपका, ए आर है, तो sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टेड मीडियम की 2, इंसिडेंट मीडियम इज 1, ये हो गया। नाउ अगर हम 2 से 1 पे लाइट भेजें, यहां से लाइट ऐसे भेजे तो ए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा या आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, सो sin r अपॉन sin i इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इस मीडियम में हो रहा है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो sin i अपॉन sin r इनटू sin r अपॉन sin i इज इक्वल टू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये सारा कट जाएगा, मींस 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1, एक डेटा हो गया। यहां से आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 with respect to 2। मींस अगर क्वेश्चन में कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is x, the refractive index of water with respect to glass will be 1 by x। सिमिलरली आपके पास 3 मीडियम है, 4 मीडियम, कितने भी मीडियम हो इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 multiplied by refractive index of 3 with respect to 2 multiplied by refractive index of 1 with respect to 3 is also 1। सब करेंगे तो कट कर नेट 1 ही आए, कितने भी मीडियम हो, याद रखिएगा डायगोनली 2 2 3 3 शुरू और लास्ट इस तरह से। ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर हम इसमें देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर इज 1, means mu is always greater than equal to 1, mu can't be less than 1, एक से कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बताया ऑप्टिकली डेंसर जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। एयर सबसे रेयर मीडियम है, सबसे कम डेंसिटी एयर वैक्यूम का होता है, तो बेसिकली होता है क्या कि वैल्यू पुट करते हैं sin अपॉन sin इक्वल टू mu। अगर सपोज ए मीडियम एयर है, ए भी एयर ले लें तो कितना हो जाएगा sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 1 मान ले, ये एयर है या वैक्यूम है 1, तो sin i इज इक्वल टू sin r आ जाता है। मैं जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी होगा, मींस नो रिफ्रैक्शन, सीधा लाइट चली जाएगी। तो म्यू इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम। बाकी कोई भी मीडियम के लिए म्यू का वैल्यू, म्यू अंडरस्टूड है या हिडन है वैक्यूम, राइट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम हो सकता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दैट इज इक्वल कितना होता है 4/3,
1 से ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा 3/4 उल्टा बदल रहा है ये उल्टा होता है तो 1 से कम है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा नाउ मैं बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका रिलेटिव प्रॉपर्टी है तो वैक्यूम और एयर का मतलब क्या है समझते हैं कि वैक्यूम और एयर के भी डेंसिटी में थोड़ा बहुत का फर्क है क्वेश्चन में कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1 दिस मींस विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ऐसा हम मानते हैं इस केस में सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब कुछ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा ये कुछ नहीं है बस याद रखना है कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ अब याद रखिएगा हम म्यू का मतलब क्या हो गया अब म्यू को देख सकते हैं म्यू का मतलब जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये म्यू है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर 1 वैक्यूम और एयर है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रिफ्रैक्टेड मीडियम का अगर वैक्यूम और एयर के छोड़कर कोई भी मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपने अभी डिस्कस किया अब देखिए नोट due to refraction of light wavelength and velocity changes amplitude may or may not change but frequency remains unchanged रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज करेगा एम्पलीट्यूड चेंज कर भी सकता है नहीं भी कर सकता लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं कर सकता कभी नहीं करेगा जैसे देखिए सपोज दिस इज एयर दिस इज वाटर कोई वेव ऐसा बन रहा है वाटर में जाएगा तो वेव उतने ही होंगे लेकिन एक छोटे वेव बना है राइट एक वेव ऐसा है सपोज 30 सेकंड में यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लीजिए यहां से यहां तक लैम्डा वेवलेंथ तो यहां 30 सेकंड में वेवलेंथ क्या होगा वेवलेंथ कंप्रेस होता है जानते हैं वाटर में तो लैम्डा डैश हो गया तो क्या ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ चेंजेस यहां एक वेव इतना बड़ा था तो यहां वेव छोटा हो गया अब अंडरस्टूड है 30 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज करेगा एम्पलीट्यूड चेंज भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ लाइट क्या है लाइट का कलर क्या है हर कलर का अलग-अलग एम्पलीट्यूड होता है इसलिए पढ़ा होगा आपने इंटेंसिटी 10/12 द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट मिनिमम फॉर रेड जो भी है तो वो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा लेकिन वेवलेंथ यहां क्या है इतना बड़ा है तो यहां छोटा हो जाएगा एम्पलीट्यूड चेंज कर भी सकते देखिए इस एम्पलीट्यूड का वेवलेंथ है यहां इस एम्पलीट्यूड का ऐसा वेवलेंथ है सेम एम्पलीट्यूड का वेवलेंथ हो सकता है इससे बड़ा एम्पलीट्यूड का भी सेम वेवलेंथ हो सकता है बहुत छोटा एम्पलीट्यूड का भी सेम वेवलेंथ हो सकता है वो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज करेगा अगर 1 सेकंड में हम 2 ऑसिलेशन या एक ऑसिलेशन 10 ऑसिलेशन होता है तो यहां भी उतने ही ऑसिलेशंस होंगे यहां ऑसिलेशंस बड़े-बड़े होंगे यहां ऑसिलेशंस छोटे-छोटे होंगे दूसरा नोट करता है ये सपोज फर्स्ट था सेकंड इन केस ऑफ नॉर्मल incidence light is not refracted जैसे सपोज कोई आपका लाइट है ऐसे जा रहा है तो ऐसे नहीं जाता लाइट ऐसे सपोज दिस इज योर आई एंड दिस इज योर आर लाइट को कोई भी एंगल पे देंगे देयर विल बी डेविएशन पाथ ऑफ लाइट लेकिन इफ लाइट इज स्ट्रेट नॉर्मली देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन लाइट विल गो स्ट्रेट राइट अगर लाइट को हम नॉर्मली स्ट्रेट करवाते हैं तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का डेविएशन नहीं होगा तो यहां कह सकते हैं sin i is equal to mu sin r in case of normal incidence I becomes 0 so sin 0 is equal to mu sin r the product of two derivative is 0 either the derivative must be 0 mu can't be 0 mu 0 नहीं हो सकता because its minimum value is 1 mu means absolute refractive index this means sin r is equal to 0 right means r is equal to 0 अब आपने देखा I 0 था
तो आर भी 0 होगा, बिल्कुल लाइट सीधी सीधी। ये था बेसिक। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। ये था बिल्कुल रिफ्रैक्शन का बेसिक्स। Effect of refraction. Effect of refraction. Refraction, that is apparent depth and real depth. Apparent depth and real depth. Due to refraction of light, due to refraction of light, we cannot see the object situated in different medium at its actual position. We can see its image only. ये कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को हम उसका एक्चुअल पोजीशन पे हम नहीं देखते, हम उसका इमेज देखते हैं। You consider a bucket of water, you drop a coin appears to be raised. That happens to be refraction of light. मींस हम कॉइन को नहीं देखते, कॉइन उठा हुआ नजर आता है, मींस हम कॉइन का इमेज देखते हैं। कोई भी ऑप्टिकल फेनोमेनन हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, जैसे मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो हम चेहरा नहीं देखते, हम इमेज ऑफ चेहरा देखते हैं। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे मीडियम में रखा हुआ देख रहे हैं कोई दूसरे मीडियम से, तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, उसका हम इमेज देखेंगे। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और यही से जैसे सपोज कोई बकेट में वाटर है, उसमें कॉइन डाल दी, कॉइन उठा हुआ नजर आता है, तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जो इमेज फॉर्मेशन है, राइट, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है उसे हम बोलते हैं रे डायग्राम। और इसमें रे डायग्राम अगर बनाना आप ठीक से सीख गए तो सारा क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा। और ये डायग्राम बस एक सेक्शन से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, सपोज ये है आपका कोई मीडियम, वाटर है सपोज, ये मीडियम है, अभी वही बताया जब पॉइंट रखा हुआ, ये मीडियम वाटर, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैं बताया कोई चीज को हम क्यों देखते हैं? क्योंकि उससे लाइट निकलता है, लाइट हर डायरेक्शन में निकलता है, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले नॉर्मल लाइट निकालिए। इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड, आपने अभी पढ़ा। और जो बाउंड्री ऑफ टू मीडिया है उसको बोलते हैं पोल। जहां से भी कोई ऑप्टिकल फेनोमेनन होता है, रिफ्लेक्शन के केस में जहां से रिफ्लेक्ट होगा उसको बोलेंगे पोल। जहां से ऑप्टिकल फेनोमेनन चेंज होता है उस बाउंड्री को हम बोलते हैं, उस सेक्शन को हम बोलते हैं पोल। तो एक रे ऑफ लाइट ले लिए, एक रे ऑफ लाइट ऐसे मानिए डेंसर टू रेयर, ऐसे, फिर नॉर्मल ड्रॉ करें, डेंसर टू रेयर, सपोज डेंसर था, हम रेयर से देख रहे हैं, एयर से, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहीं से आंख लगाकर हम देखते हैं, तो आंख लगाकर हम देखेंगे जो डेविएटेड रे है इसी से स्ट्रेट लाइन खींचिए, जहां पे मीट करेगा वही आपका इमेज होगा, राइट। मैं यहां नहीं बता रहा रियल और वर्चुअल, वो मिरर से हम समझेंगे ठीक से। यहां बस ये मान लीजिए जो रे डेविएट होगा, मैं रियल और इमेजिनरी में भी जाना नहीं चाहता, लंबा हो जाएगा फिर। तो बस इतना मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट, राइट, डेविएट हो गया, तो डेविएटेड रे से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऑब्जेक्ट की लाइन में जहां पे मीट करे, दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। और आप जानते हैं आई प्रोपोर्शनल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अब यदि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन यहीं पे मीट करेगा, यहां से ऐसे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, यदि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन यहीं पे मीट करेगा। ज्यादा रे डायग्राम रेस निकालने की जरूरत है, बस दो रे से काम चला लीजिए। एक नॉर्मल रे, याद रखिए कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकालना है, आंख से नहीं लाइट निकालना है। तो यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे गया, एक ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये आपका इमेज बना, डेविएटेड रे से स्ट्रेट लाइन। और इसे मेजर करने का तरीका है कि कोई भी डिस्टेंस हम पोल से वर्टिकली मेजर करते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं इन केस ऑफ नॉर्मल लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टेड, लेकिन रे ऑप्टिक्स में सारा डेरिवेशन स्मॉल एंगल को लेकर है। तो इसी को अगर एंगल स्मॉल करते चले बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, गेटिंग इट ना। तो एक कन्वेंशन साइंटिस्ट ने मान लिया कि यहां से मेजर करेंगे, तो ये आपका है u, इसको हम बोलेंगे जहां पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, देखने पे यहां से आता है दैट इज योर v,
ये आपका v है, राइट। अब आंख ऐसा नहीं कि यहां से बाउंड्री से डिस्टेंस लेते हैं, इस आंख यहां पे रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं, मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम। तो आपका जो u है ये आपका है, u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहां पे है, इसी को हम बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ देखने पे यहां नजर आता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज हो गया, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस एंड दैट इज योर अपरेंट डेप्थ या वर्चुअल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ इसी को बोलते हैं। इसका फेमस रिलेशन है v अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। हम इसी को डिराइव करना चाहते हैं। अब यहां देखिए कोई भी मीडियम को 1 और 2 मान सकते हैं, ये मीडियम 1 है, देख 2, लेकिन बिटवीन नो कंफ्यूजन बिटवीन 1 एंड 2 ऐसा मान लीजिए द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दैट इज मीडियम 1 एंड द मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस या जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है दैट इज मीडियम 2। कोई 1 2 मान सकते, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए दिमाग में सेट कर लीजिए जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज 1 और जिस मीडियम से देख रहे हैं जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ डेविएशन हुआ दैट इज मीडियम 2। तो ये सपोज बोथ आपका इसको मान लिए m, दिस वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो ये आपका I हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो ये आपका R हो जाएगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, tan I अगर निकालें, tan I is equal to OM upon OP and tan R is equal to OM upon OI। अगर डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा tan I upon tan R is equal to OI upon OP। इसको लिख सकते हैं sin I upon cos I divided by sin R upon cos R is equal to OI कितना हो गया V upon U। If angle is small, you know cos theta is equal to 1। स्मॉल एंगल के लिए आपको पता है sin theta is equal to theta, cos theta is 1 and tan theta is equal to theta। तो ये सारा कुछ डेरिवेशन साइंटिस्ट मानता है, ऐसा मानकर डेरिवेशन लाया है, मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगा sin I upon sin R, cos theta 1 के बराबर था, cos I is 1, cos R is 1, तो sin I upon sin R that is equal to V upon U। sin upon sin R is equal to refractive index of medium 2, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ 2 with respect to 1 is equal to V upon U। इक्वेशन इसी को अगर फर्दर आप स्ट्रेच करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 with respect to 1 को μ2 upon μ1 understood with respect to q is equal to V upon U। ये हो गया, ये आपका डेरिवेशन था इसका। ना अब देखते हैं क्रिटिकल एंगल, इधर देखते हैं। मींस रिफ्रैक्ट ए क्या हो गया, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ is equal to refractive index of observer medium divided by refractive index of object medium। क्रिटिकल एंगल इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C से। It is the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in real medium is 90 degree। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए डेंसर मीडियम, दूसरा कहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 90 डिग्री। मींस क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियल मीडियम, रियल टू डेंसर में पॉसिबल नहीं, आगे हम देखेंगे इस चीज को। सपोज ये आपका कोई डेंसर मीडियम है, ये आपका रियल मीडियम है, राइट। तो डेंसर टू रियल देखिए, सपोज लाइट को हम ऐसे इंसिडेंट करवाएं नॉर्मल के साथ तो लाइट ऐसे चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, यू नो I प्रोपोर्शनल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिए तो लाइट ऐसे चली जाएगी, लाइट ऐसे चली जाएगी, क्लियर।
वंस अगेन लाइट ऐसे देंगे तो ऐसे गई, डेंसर ऐसे देंगे तो ऐसे गई, ऐसे लिए तो ऐसे चली जाएगी। तो उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझ में आई बात? मींस एक 90 डिग्री का कंडीशन शुड बी फॉलो। अगर यही कंडीशन रियर टू डेंसर अगर हम करते हैं तो रियर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, एक कभी भी 90 डिग्री नहीं आएगा। इसीलिए क्रिटिकल एंगल पॉसिबल तभी है व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम। अब यहाँ अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो कह सकते हैं sin c sin i अपॉन sin 90 इज इक्वल टू sin अपॉन sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्शन हो रहा है रियर में विद इंसिडेंट मीडियम। sin 90 इज 1, सो sin c इज इक्वल टू लिख सकते हैं mu r अपॉन mu d। एक क्वेश्चन हो गया। इफ रियर मीडियम इज एयर, रियर मीडियम इज एयर फॉर व्हिच mu r इज 1, तो sin c is equal to 1 upon mu d। ये आपका इक्वेशन हो गया। दूसरा कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ये कहता है if light is moving from denser medium to rear medium and angle of incidence is greater than critical angle, then light is reflected back in denser medium. This phenomenon is called TIR. If light moves from denser to rear, ये अगेन एक कंडीशन है, ये तभी सेटिस्फाई होगा जब लाइट हमारा डेंसर टू रियर मूव करे। देखिए जैसे लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे जाएगी। अभी से ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसी मीडियम में लाइट लौट जाएगी, तो कहेंगे दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारा कुछ बेसिक है आपके क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। इस चीज को अगर आप ठीक से याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल्स बनाना टफ तो नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? A part, absolute refractive index may be less than unity. B, in glass, green light will move faster than yellow light. C option, astronomical object appears at greater height. D option, brightness of diamond is due to its higher critical angle. ठीक है, कौन सा सही था? देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन, बस बेसिक क्लियर करने के लिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will be less than 1, ये तो होगा यार। गणित इतना गलत है, एक कभी एक से कम नहीं होगा, एक गलत है। इन ग्लास ग्रीन लाइट विल मूव फास्टर देन येलो लाइट। अब इस पे यहां से देखेंगे C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। सो विवग्योर में आप देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम फॉर वायलेट तो अंडरस्टूड है, स्पीड ऑफ लाइट कुछ इस तरह से चेंज होगा। तो ग्रीन और येलो में कंसीडर करें तो ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, यहां उल्टा दिया हुआ है।
राइट? तो ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट कहता है ब्राइटनेस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू इट्स हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हायर क्रिटिकल एंगल लेंगे तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो sin c = 1/μ। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मिस लोअर होना चाहिए, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज दिस। जैसे आपने देखा था डेंसर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, पानी में हम कॉइन डाले थे तो रियर से देख रहे थे तो नजदीक नजर आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रियर में है और डेंसर से देखेंगे तो दूर नजर आएगा। लॉजिक भी है, इसको रे डायग्राम से देखते हैं। जैसे हम ऊपर जाते हैं आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर जो भी है वैक्यूम बन जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाता है। नीचे आपका कोल्डर एयर होता है तो जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा होता है नीचे के लेयर में। सपोज एक बाउंड्री मान लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे है नॉर्मल, इन केस ऑफ नॉर्मल लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टेड। एक रे ऑफ लाइट ऐसे भी, ये था रियल मीडियम, अपर एटमॉस्फेयर हमेशा रियल होगा, लोअर एटमॉस्फेयर डेंसर होगा, तो रियल टू डेंसर लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे जाएगी। अब इसी से स्ट्रेट लाइन खींचिए, खींचने पे यहीं से आंख से आप देखेंगे, अंडरस्टूड है यहाँ मानकर, तो इमेज यहाँ बनेगा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ लगा था, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द साइड होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं। A boy is observing a fish which is in a lake, keeping his eye 1 meter above water surface. He observes distance between images of fish and his eye is 3 meter. If refractive index of water is 4/3, what is actual depth of fish? यही निकालना। ये क्वेश्चन है आपका। अब कहें इसको कैसे सोल्व करें, तो कोई भी जनरली अगर जरूरत हो तो कोशिश कीजिए रे डायग्राम बनाने की, उससे आधा आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए कहता है वाइज ऑब्जर्विंग फिश, यही है, कोई फिश को देख रहा है, कोई फिश है यहां मानते हैं, सपोज दिस इज द फिश विच इज इन अ लेक में है, कीपिंग हिज आई 1 मीटर। फिश को देख रहा है, सबसे पहले फिश से लाइट निकालेंगे, एक नॉर्मल, इन केस ऑफ नॉर्मल लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टेड, दिस इज द बाउंड्री ऑफ 2 मीडिया पोल। एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, डेंसर टू रियर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यही है। डेविएटेड रे से स्ट्रेट लाइन खींचिए तो फिश का इमेज यही बनाया फ्रेंड्स, यही आंख से देख रहा है। कीपिंग हिज आई 1 मीटर अबव वाटर सरफेस, यहां थोड़ा सा छोटा कर दूंगी इसको, 1 मीटर क्योंकि ये डिस्टेंस हमने लिया है। सपोज यही लाइट ऐसे गया, यहीं से आंख से देख रहा है 1 मीटर के डिस्टेंस पे आंख रखकर, ठीक है। अब देखिए मिरर में जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर पे इमेज बनता है। आप अगर वाटर में अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा जैसा चेहरा नजर आता है, तो वाटर सरफेस आल्सो बिहेव्स लाइक प्लेन मिरर। तो आंख यहाँ पे पता है आपको, ये आंख है और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं तो यहाँ मान लीजिए आंख आई, आंख 1 मीटर के डिस्टेंस पे है तो आंख का इमेज ही बनेगा 1 मीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस बिहेव्स लाइक प्लेन मिरर। और डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस ऑफ फिश एंड हिज आई, फिश का इमेज और इसके आंख के बीच के इमेज का डिस्टेंस है 3 मीटर, ये दिया है 3 मीटर, राइट। अब कहते हैं रिफ्रैक्टिव से व्हाट इज 4/3 एक्चुअल डेप्थ ऑफ फिश हमें निकालना है, तो कुछ नहीं, आपका आ गया यहाँ पे v/u = μ2/μ1। v कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर था, ये 3 है, तो हो गया 4/u = μ2। रिफ्रैक्शन किस में हुआ, 1 वाटर, if medium is not mentioned this means air vacuum, understood है। ये कितना हो गया आपका 4/3 v1, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये था मीडियम 1, दिस वाज मीडियम 2, तो u = 16/3 मीटर। देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा इस पे न्यूमेरिकल्स चलेंगे, 2 लेक्चर काफी न्यूमेरिकल्स करने,
मेन और एडवांस दोनों लेवल का। बेसिकली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और जुगाड़ से बना रहा हूँ। ये ऐसा मैंने इसलिए कोशिश किया कि मैंने भी कुछ रिसेंटली यूट्यूब की वीडियो देखे, लेकिन लगा कि कहीं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट की कमी है, हमें भी आना चाहिए। तो शायद आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो भी, नहीं पसंद आए तब भी मैं अब कंटिन्यू करूँगा। अगला लेक्चर का वेट कीजिए।